सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ। तो हम जो बात कर रहे थे संपत्ति अंतरण अधिनियम, उसी के बारे में हम आगे आज सूचना के बारे में देखेंगे। सूचना क्या होती है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सूचना यानी कि नोटिस। नोटिस क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कानूनी भाषा में सूचना का मतलब सिर्फ एक लिखित पत्र या नोटिस नहीं है। इसका मतलब है किसी बात की जानकारी होना। ठीक है, तो जो कानूनी भाषा जो है, इसमें सूचना का मतलब लिखित पत्र या नोटिस नहीं है। इसका मतलब है सूचना यानी कि किसी बात की आपको जानकारी थी, आप किसी बात को आपको पहले से सूचना थी। जैसे आप कोई जमीन या मकान खरीद रहे हैं, कानून यह मानता है कि आपको उस प्रॉपर्टी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको पहले से पता है कि उस प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद चल रहा है, तो आप बाद में यह कहकर नहीं बच सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है भाई, तो आप ये कह के नहीं बच सकते कि इस पर पहले कानूनी विवाद था, मेरे को पता था नहीं था। ठीक है भाई, पता नहीं होना ही सूचना है भाई। पता होना ही क्या है, सूचना है। यही पता होना ही क्या है, सूचना है। अगर आपको जानकारी है तो आप उस जानकारी से बंधे हुए हैं भाई। ठीक है भाई, तो पता होना ही, किसी चीज का आपको पता होना ही क्या है, सूचना है। ठीक है, अगर आपको जानकारी है तो आप उस जानकारी से बंधे हुए हैं। आप ये बचकर नहीं निकल सकते कि मेरे को इस जानकारी का पता नहीं था। ठीक है, इसको कहते हैं सूचना। ठीक है, इसके 3 प्रकार हैं। किसके? सूचना के 3 प्रकार बताए। कानून सूचना को 3 हिस्सों में बांटता है ताकि कोई चालाकी करके यह न कह सके कि मुझे पता नहीं था। कौन कौन सी है भाई 3 सूचनाएं? आइए हम देखते हैं। पहला है वास्तविक सूचना। यह सबसे सरल है। जब आपको साफ साफ क्या हो, पता हो, तो वो क्या है भाई? वास्तविक सूचना, वास्तविक जानकारी है भाई आपको। आइए उदाहरण देखते हैं इसका। आप एक घर खरीद रहे हैं और विक्रेता ने खुद आपको बताया कि इस घर पर बैंक का क्या है, लोन चल रहा है। यहां आपको वास्तविक सूचना मिल गई है। ठीक है, अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे तो पता नहीं था। तो पहली सूचना कौन सी हो गई? वास्तविक सूचना, जो विक्रेता ने आपको बता दिया। ठीक है, दूसरी जो सूचना जो है वो है आणविक सूचना या गर्भित सूचना। आणविक सूचना या गर्भित सूचना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ कानून कहता है कि भले ही आपको सीधे सीधे नहीं बताया गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, भले ही आपको सीधे सीधे नहीं बताया, लेकिन आपको पता होना चाहिए था। यह सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ कानून कहता है कि भले ही आपको सीधे सीधे नहीं बताया गया, लेकिन आपको पता होना था भाई, पता होना चाहिए था भाई। ठीक है, उदाहरण देखते। आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, अगर आपने जमीन के कागजात ध्यान से देखे होते तो आपको पता चल जाता कि वह जमीन पहले ही गिरवी रखी जा चुकी है। भले ही आपने कागजात नहीं पढ़े, लेकिन कानून मानेगा कि आपको यह जानकारी थी, क्योंकि सावधानी बरतना आपकी क्या है भाई, जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो दूसरी सूचना बताई आणविक या गर्भित सूचना। इसमें आपको भले ही सीधे सीधे नहीं बताया गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए था। जैसे आप कोई जमीन खरीद रहे हैं, अगर आपने जमीन के कागजात यानी कि रजिस्ट्री ध्यान से देखी होती तो आपको पता चल जाता कि वह जमीन पहले ही क्या है, गिरवी रखी जा चुकी है भाई। ठीक है, भले ही आपने कागज नहीं पढ़ी भाई, लेकिन कानून मानेगा कि आपको यह जानकारी थी, क्योंकि सावधानी बरतना आपकी क्या थी भाई, जिम्मेदारी थी।
ठीक है, आगे बात करते हैं भैया। इसे मान ली गई जानकारी कहते हैं। किसको? आणविक सूचना को। तीसरी सूचना बताई अभिकर्ता की सूचना। अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए किसी वकील या प्रॉपर्टी डीलर यानी कि एजेंट को रखा, ठीक है भाई, तो कानून की नजर में जो जानकारी आपके एजेंट को है वह आपको भी मानी जाएगी भाई। ठीक है, आइए देखते हैं इसका उदाहरण। अगर आपके वकील को पता है कि प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है तो कानून यह मान लेगा कि आपको भी पता है। अब आप यह नहीं कह सकते कि मेरे वकील को पता था, मुझे नहीं भाई। ठीक है, तो यह है अभिकर्ता की सूचना। ये 3 सूचनाएं होती है भाई। आपको सूचना का मतलब है आपको जानकारी होना। यह क्यों जरूरी है भैया, ये देखते हैं। यह सिद्धांत साम्य पर आधारित है, इक्विटी पर आधारित है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अपनी अज्ञानता का बहाना बनाकर किसी दूसरे के साथ धोखा न कर सके भाई। ठीक है, वास्तविक या अभिव्यक्त सूचना भाई, आइए इसके बारे में देखते हैं। वास्तविक या अभिव्यक्त सूचना के जिस कानूनी सिद्धांत को साझा किया है उसे सरल अर्थों में कानून में सुनी सुनाई बातों का कोई मोल नहीं है। ठीक है, तो कानून में जो सुनी सुनाई जो बातें होती हैं उनका कोई मोल नहीं। वास्तविक सूचना का सीधा मतलब, वास्तविक सूचना का मतलब है कि आपको किसी प्रॉपर्टी के बारे में ठोस और पुख्ता जानकारी है, यह कोई अंदाजा या अफवाह नहीं है। तो सुनी सुनाई बातों का कानून में क्या है, कोई मोल नहीं है। ठीक है, आप एक दुकान खरीद रहे हैं, आपको पता है कि ये दुकान राम की है। ठीक है, और राम ने आपको खुद आकर कागज दिखाए भी। ठीक है, या बताया कि मेरे भाई ने इस पर केस किया हुआ। ठीक है भाई, यह ठोस जानकारी है जो कानून की नजर में वास्तविक सूचना है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अफवाह बनाम वास्तविक सूचना। कानून बहुत स्पष्ट है, अफवाह या सुनी सुनाई बातें सूचना नहीं मानी जाती। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कानून अफवाहों को सूचना मानने लगे, ठीक है, अगर कानून अफवाहों को सूचना मानने लगे तो लोग दूसरों की प्रॉपर्टी बिकवाने के लिए सिर्फ अफवाहें फैला देंगे। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक जमीन खरीद रहे हैं, मोहल्ले के किसी व्यक्ति ने आपसे चलते चलते कह दिया, अरे इस जमीन पे तो शायद झगड़ा चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, अफवाह है भाई। तो कानून अफवाहों को नहीं मानता। ठीक है, अगर आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो कानून आपको दोषी नहीं ठहराएगा भाई। ठीक है, कानून के अनुसार एक साधारण व्यक्ति को जो बात गंभीरता से लेनी चाहिए, जैसे कोर्ट का नोटिस भी या मालिकाना हक के पक्के दस्तावेज भी, सिर्फ वही वास्तविक सूचना है। तो किसी व्यक्ति जो है उसको क्या लेने चाहिए, या तो कोर्ट का नोटिस हो गई या मालिकाना हक के पक्के सबूत। ठीक है, सुनी सुनाई बातों को कानून नहीं मानता। पक्के दस्तावेज जो उनको देखे या जो नोटिस है उनको देखे, सिर्फ वही वास्तविक सूचना है। इसमें क्या शर्तें हैं वास्तविक सूचना? किसी जानकारी को वास्तविक सूचना कहलाने के लिए उसमें 2 चीजों होनी जरूरी है भाई। कौन कौन सी 2 चीजें कि वास्तविक सूचना है? जानकारी निश्चित हो, जानकारी निश्चित होनी चाहिए। यह स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद क्या है। ठीक है, जमीन कहाँ है और कौन सा पक्ष लड़ रहा है। अस्पष्ट बातें या आधा अधूरा सच सूचना नहीं है। ठीक है, तो एक तो निश्चित जानकारी होनी चाहिए, यह स्पष्ट होना चाहिए कि विवाद क्या है, जमीन कहाँ पे है वो, और कौन सा पक्ष लड़ रहा है। अस्पष्ट बातें या आधा अधूरा ज्ञान सच सूचना नहीं है। ठीक है, बौद्धिक बौद्धिक आशंका। ठीक है,
जानकारी ऐसी होनी चाहिए कि एक समझदार इंसान उसे सुनकर सोचे, ओह यहाँ तो गड़बड़ हो सकती है, मुझे सावधान रहने की जरूरत है। ठीक है, तो एक बौद्धिक आशंका यानी कि जानकारी होने ऐसी होनी चाहिए कि एक समझदार इंसान उसे सुनकर सोचे कि यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, भाई सावधान रहना चाहिए। सही व्यक्ति से जानकारी मिलना जरूरी है। ठीक है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो जानकारी आपको उसी व्यक्ति से मिलनी चाहिए जिसका उस सौदे से सीधा लेना देना है। ठीक है, अगर कोई राह चलता अजनबी आकर आपसे कहे भाई ये जमीन विवादित है, तो कानून उसे सूचना नहीं मानेगा। लेकिन अगर खुद विक्रेता या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस प्रॉपर्टी का मालिक है वह आपको बताए, तभी उसे वास्तविक सूचना माना जाएगा भाई। ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी का जो मालिक जो है वही आके बताए आपको कि भाई इसमें कुछ गड़बड़ है, तो वही क्या मानी जाएगी, वास्तविक सूचना मानी जाएगी। आइए आगे चलते हैं। जानकारी का उसी सौदे से जुड़ा होना। जो जानकारी दी जा रही है वह उसी प्रॉपर्टी या उसी सौदे के बारे में होनी चाहिए, ये नहीं कि किसी दूसरे सौदे के बारे में। मान लीजिए आप एक घर खरीद रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति आपको यह बताए कि मेरे पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है, तो यह आपके सौदे के लिए सूचना नहीं है। ठीक है, तो आप घर खरीद रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बताया उसने तो ये बोला मेरे पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है। लेकिन अगर वह कहे कि मेरे इस घर की रजिस्ट्री पर सटे लगा है, तो यह उस सौदे से जुड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। ठीक है, जानकारी देते समय व्यक्ति का होश में होना, यह सबसे दिलचस्प बिंदु है। कानून कहता है कि जानकारी देते समय सामने वाला व्यक्ति उसे समझने की स्थिति में होना चाहिए। उदाहरण देखते हैं, आपका उदाहरण, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ यानी कि पागलपन के दौरे में है और उस समय उसे कोई बात बताई जाए तो उसे सूचना नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो पूरे होशोवाज में हो व्यक्ति और तब उसको बात बताई गई हो, तभी वो क्या मानी जाएगी, सूचना मानी जाएगी, क्योंकि उस समय उसका दिमाग उस जानकारी को ग्रहण करने की स्थिति में नहीं था। कानून मानता है कि सूचना तभी प्रभावी है जब सामने वाला उसे सुनने और समझने के लिए उपस्थित हो। ठीक है भाई, अगली जो हम बात कर रहे हैं वो है परलक्षित सूचना। ये क्या होती है? परलक्षित सूचना क्या है? परलक्षित सूचना का जो सिद्धांत साझा किया है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह क्या है? कभी कभी अदालत यह नहीं पूछती कि क्या आपको वाकई पता था, बल्कि यह कहती है कि आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, जब कानून यह मान लेता है कि एक समझदार और सावधान व्यक्ति को जो जानकारी होनी चाहिए उसे ही क्या बोलते हैं भाई, परलक्षित सूचना कहते हैं। यहां आपकी अज्ञानता बचाव नहीं है। ठीक है, तो परलक्षित जो सूचना जो है, जब कानून यह मान लेता है कि एक समझदार और सावधान व्यक्ति को जो जानकारी होनी चाहिए उसे ही परलक्षित सूचना कहते हैं। यहां आपकी अज्ञानता बचाव नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यह वास्तविक सूचना से कैसे अलग है? वास्तविक सूचना आपको किसी ने बताया या आपने दस्तावेज देखे, आपको सच में पता है। ठीक है भाई, परलक्षित सूचना आपने जानबूझकर आंखें मूंद ली या सावधानी नहीं बरती, लेकिन कानून कहता है कि चूंकि आपने सावधानी नहीं बरती इसलिए हम यह मानेंगे कि आपको जानकारी थी भाई। ठीक है, तो परलक्षित जो सूचना है वो ये बताती है कि आपको जानबूझकर आपने क्या है, आंखें मूंद ली, आपको जानकारी थी, आपने सावधानी नहीं बरती, लेकिन कानून कहता है कि चूंकि
आपने सावधानी नहीं बरती, इसलिए हम यह मानेंगे कि आपको जानकारी थी भाई। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के माध्यम से मान लीजिए आप एक जमीन खरीद रहे हैं, उस जमीन पर पहले से ही किसी दूसरे व्यक्ति का क्या है, कब्जा है, या वहां कोई बोर्ड लगा है जिस पर किसी और का नाम है भाई। ठीक है भाई, अगर आप बिना पूछताछ किए जमीन खरीद लेते हैं और बाद में कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था कि वहां कोई और है, तो अदालत आपकी यह बात नहीं मानेगी। ठीक है, कानून कहेगा आपको मौके पर जाकर देखना चाहिए था, यह आपकी जिम्मेदारी थी, इसलिए हम मान रहे हैं कि आपको इसकी क्या थी, जानकारी थी। ठीक है, विधिक परिकल्पना का अर्थ क्या है? अब एक शब्द आता है विधि के परिकल्पना का क्या अर्थ है? आपने जो लिखा यह एक अखंडनीय है, उसका मतलब यह है कि अदालत इस बात पर बहस नहीं करेगी कि उसे पता था या नहीं। ठीक है, पर वास्तविक सूचना में आपको क्या था, जो दस्तावेजी या किसी ने बताया हो, ठीक है, आपको सच में पता था। परलक्षी जो सूचना जो थी उसमें आपने सावधानी नहीं बरती। ठीक है, आपने आंखें मीच ली, आपको जानकारी थी। ठीक है, अब बात करते हैं विधिक जो परिकल्पना जो है ये क्या है, आइए देखते हैं। तो विधिक परिकल्पना उसका मतलब यह है कि अदालत इस बात पर बहस नहीं करेगी कि आपको पता था या नहीं। अदालत का फैसला यह होगा, सावधान रहने की जिम्मेदारी आपकी थी, आपने नहीं निभाई तो अब भुगतिए। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं प्लम बनाम फ्लूइड। ये प्लम बनाम फ्लूइड बोलते हैं इसको। तो एक मामला था प्लम बनाम फ्लूइड के मामले में बात कही गई थी। क्या बात कही गई थी? अदालत का कहना है कि यह नियम इतना पक्का है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। कानून एक सीमा के बाद आपकी लापरवाही को जानकारी ही मान लेता है। ठीक है, तो ये केस था, ये प्लम बनाम फ्लूइड के मामले में अदालत का कहना था कि यह नियम इतना पक्का है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि अरे मुझे तो पता ही नहीं चला। कानून एक सीमा के बाद आपकी लापरवाही को जानकारी मान लेता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जानबूझकर परहेज का असली मतलब क्या है? कानून यह कहता है कि अगर आप अज्ञानता का नाटक करेंगे तो वह आपको नहीं बचाएगा। ठीक है, तो कानून कहता है कि आप अज्ञानता का अगर नाटक कर रहे हैं तो कानून आपको नहीं बचाएगा। उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए किसी ने आपको एक लीगल नोटिस भेजा और आप उसे यह सोचकर लेने से मना कर देते हैं कि अगर मैं पत्र लूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि अंदर क्या लिखा है और मैं मुसीबत से बच जाऊंगा। ठीक है भाई, कानून की नजर में आपकी यह सोच गलत है। कानून कहेगा कि आपने जानबूझकर जानकारी से भागने की क्या की है, कोशिश की है। इसीलिए कानून यह मान लेगा कि आपको यह पत्र के अंदर लिखी सारी बातें पता थी। अब आप कोर्ट में यह नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, बात नंबर 2, इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं जानबूझकर परहेज करने में। आइए देखते हैं कौन कौन सी। पहला है कर्तव्य, ड्यूटी। क्या उस विषय में जांच पड़ताल करना आपकी जिम्मेदारी थी? दूसरा, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो कागजात देखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप वह नहीं देखते तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ठीक है, दूसरा भाई, सद्भाव का अभाव। ठीक है, सद्भाव का अभाव। आप जानकारी लेने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि अगर पता चल गया तो आपका सौदा फंस जाएगा। यह सद्भाव यानी कि ईमानदारी की कमी है। ठीक है,
ये दो बातें बताएं कि इसमें जानबूझकर परहेज करने में या तो आप कर्तव्य से भाग रहे हैं या क्या है आप अपनी जानकारी लेने से इसलिए बच रहे हैं क्योंकि अगर आपको डर है, अगर पता चल गया तो क्या है आपका सौदा फंस जाएगा। ठीक है, ईमानदारी की कमी में। एक उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए आप एक सेकंड हैंड जो कार खरीद रहे हैं। आपको पता है कि कार के कागज में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन आप जानबूझकर कार के मालिक से पुरानी सर्विस बुक या पुलिस रिकॉर्ड के बारे में नहीं पूछते। ठीक है, आपकी सोच भाई, अगर पूछूंगा ही नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कार चोरी की है या नहीं। ठीक है, कानून का फैसला भाई, कानून कहेगा कि आपने जानबूझकर जांच नहीं की, इसलिए यह मान लिया जाएगा कि आपको पता था कि कार में कुछ गड़बड़ी है भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। यह सिद्धांत जागरूकता ही बचाव है। जागरूकता ही क्या है, बचाव पर आधारित है। आइए देखते हैं ये क्या है। दस्तावेजों की अनदेखी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। स्वतः विलेख क्या है? ये स्वतः विलेख क्या है? ये वो कागज होते हैं जो साबित करते हैं कि संपत्ति का असली मालिक कौन है और उस पर क्या शर्तें लागू हैं, जैसे रजिस्ट्री की कॉपी, वसीयत या बंटवारे के दस्तावेज। ठीक है, इसे बोलते हैं स्वतः विलेख। तो इससे ये पता चलता है कि असली मालिक कौन है और उस पर क्या शर्तें लागू होती हैं, जैसे रजिस्ट्री की कॉपी हो गई, वसीयत या बंटवारे के दस्तावेज। यह कानून क्या कहता है, आइए देखते हैं। जब आप कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन या मकान खरीदते हैं तो कानून आपसे उम्मीद करता है कि आप मालिक के पिछले सभी कागजात चेक करें। ठीक है भाई। परिस्थिति ए, आपने कागजात देखे भाई। अगर आपने कागजात देखे और उसमें लिखा है कि यह जमीन बंटवारे के बाद मिली है और इस पर कुछ शर्तें लागू हैं, तो अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे तो शर्तों का पता ही नहीं था। आपको पता है और आप उनसे बंधे हुए हैं। ठीक है भाई। परिस्थिति बी भाई, आपने कागजात नहीं देखे, लापरवाही की। अगर आपने विक्रेता से कागजात मांगे ही नहीं या उन्हें पढ़ा नहीं, तो कानून कहेगा कि यह आपकी गलती है। अदालत यह मान लेगी कि आपको सब पता है क्योंकि वे कागजात तो वही थे। आप अपनी लापरवाही का फायदा उठाकर यह नहीं कह सकते कि मुझे तो पता ही नहीं था। बेली बनाम बानसर बेली बनाम बानरसर का केस था। तो इस केस में क्या कहा था? बेली बनाम बानरसर का केस था। तो लिंडले एजे ने बहुत अच्छी बात कही थी। इसमें क्या बात कही थी? व्यापार में जैसे आप सावधान रहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदते समय भी वैसे ही सावधानी बरतनी चाहिए भाई। अगर आप जानबूझकर कागजात नहीं देखते ताकि आप अज्ञानता का बहाना बना सकें, तो कानून आपको दोषी मानेगा। कानून के अनुसार जो जानकारी आपको सामान्य पूछताछ करने से मिल सकती थी, उसे हम मान लेते हैं भाई कि आपको वह मिल गई है, चाहे आपने वाकई पढ़ा हो या नहीं भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ये परलक्षित सूचना भाई, परलक्षित सूचना। तो परलक्षित सूचना जो थी हमने उसको पहले देख लिया था, आपको पता था और कब आप बच सकते हैं भाई। ठीक है, आइए देखते हैं। ये बिल्कुल साफ उदाहरण करते हैं कि कानून कब यह मान लेता है कि आपको पता था और कब आप बच सकते हैं। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। जानबूझकर अनजान बनना उदाहरण क्या भाई?
अगर आपको पता है कि कोई पत्र आपको मिला है और आप उसे जानबूझकर लेने से मना कर देते हैं ताकि आप यह कह सकें कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो कानून आपको बहुत चालाक मानता है। कानून कहेगा कि आपने जानबूझकर जानकारी से भागने की कोशिश की, इसलिए हम मान रहे हैं कि आपको सब पता है। ठीक है। बात नंबर 2, उदाहरण। अगर कोई और कब्जा कर रहा है तो पूछना आपकी जिम्मेदारी है। उदाहरण है, अगर आप घर खरीद रहे हैं और वहां कोई और रह रहा है तो आपका फर्ज है कि आप पूछे कि वह वहां क्यों रह रहा है, क्या वह मालिक है या किराएदार है। अगर आप नहीं पूछते और बाद में पता चलता है कि वह तो असली मालिक है, तो आप यह नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था। उसकी लापरवाही ही आपकी जानकारी मानी जाएगी। आपकी लापरवाही ही आपकी क्या मानी जाएगी? जानकारी मानी, कि आपको जानकारी थी, आपने पूछा क्यों नहीं? जो रह रहा है उससे कि मालिक है या किराएदार। कागजों में लिखी बातें वही उदाहरण है। अगर मकान के बंटवारे के कागज में साफ लिखा कि पड़ोसी का हक सुपा पहले खरीदने का अधिकार है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो कागज पढ़ें। अगर आप नहीं पढ़ते तो कानून मानेगा कि आपको उस अधिकार के बारे में परलक्षित सूचना थी। ठीक है। अब लगा लो कोई मकान का मालिक है और उसमें यह लिखा कि पड़ोसी का हक सुपा पहले खरीदने का अधिकार है, कोई प्लाट है उसमें, और आप वो पढ़ते नहीं और आप खरीद लेते हैं उसको। ठीक है। तो कानून ये नहीं मानेगा कि आपको पता नहीं था, परलक्षित सूचना थी वही आपको पहले ही। ठीक है। दस्तावेजों की जांच न करना, यह बहुत जरूरी है। अगर विक्रेता कहे कि कागज बंक में है और आप उसे सच मानकर बिना जांच किए सौदा कर लेते हैं, जबकि असल में कागज बंक में गिरवी थे, तो आप अपनी लापरवाही का फायदा नहीं उठा सकते। ठीक है। कानून कहेगा कि एक समझदार खरीदार को बैंक जाकर चेक करना चाहिए। ठीक है, कि कागज वहां पे हैं या नहीं। आइए आगे चर्चा करते हैं। हर बार अलग हिसाब, सूचना वही मानी जाएगी जो उस विशेष सौदे से जुड़ी हो। पहले सौदे से जो पता था वह जरूरी नहीं कि दूसरे सौदे से भी आप पर लागू हो गई, अगर वह जानकारी वहां से अलग है। आइए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का मतलब। आपने जो अंत में 2 महत्वपूर्ण बातें लिखी उनका आसान मतलब देखते हैं। भी डॉक्टर सलीम डी बनाम सामलजी ठक्कर का केस था भाई। सामलजी उद्धवजी ठक्कर का केस था। सलीम डी बनाम सामलजी उद्धवजी ठक्कर का केस। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी केस में वादी और प्रतिवादी ने खुद अपनी बहस में ये परलक्षित सूचना का मुद्दा उठाया ही नहीं, तो जज साहब अपनी तरफ से इस पर फैसला नहीं दे सकते। यह मुद्दा दोनों पक्षों की दलीलों में होना चाहिए। ठीक है भाई। लिमिटेशन और खारिज याचिका। कोर्ट का कहना है कि जब कोई केस शुरू होता है तो केवल ये परलक्षित सूचना के दावे पर पूरे केस को शुरुआत में ही खारिज किया जा सकता है। ठीक है। तो लिमिटेशन होती है और खारिज याचिका। कोर्ट का कहना है कि जब कोई केस शुरू होता है तो केवल जो परलक्षित सूचना के दावे पर पूरे केस को शुरुआत में ही खारिज नहीं किया जा सकता। ठीक है। यह एक ऐसी बात है जिसे साबित करना पड़ता है और इसके लिए ट्रायल की जरूरत होती है। ठीक है। आइए आगे बात करते हैं साधारण लापरवाही बनाम घोर लापरवाही। साधारण लापरवाही, मान लीजिए आप कोई जमीन खरीद रहे हैं और आपने बहुत जल्दी में बस ऊपर के कागज देखे, आपसे कोई छोटी सी जानकारी छूट गई।
कानून इसे घोर लापरवाही नहीं मानेगा। यहाँ आप पर परलक्षित सूचना का सिद्धांत उतनी सख्ती से लागू नहीं होगा। घोर लापरवाही क्या है? यह वह है जिसे कानून कभी माफ नहीं करता। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी लापरवाही की कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। इसका कानून में महत्व है। कानून कहता है कि अगर आपकी लापरवाही इतनी गंभीर है कि उससे किसी दूसरे व्यक्ति का बड़ा नुकसान हो रहा है, तो हम आपको यह नहीं कहने देंगे कि अरे मुझे तो पता नहीं था। ठीक है, पुराना नियम क्या कहता है? पहले माना जाता था कि अगर आप घोर लापरवाही कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप धोखा दे रहे हैं। नया नियम क्या बोलता है? अब कानून मानता है कि घोर लापरवाही और धोखा दोनों अलग चीज है। ठीक है, धोखा, इसमें आपका बुरा इरादा होता है, आप जानबूझकर किसी को फंसाना चाहते हैं। ठीक है, घोर लापरवाही, इसमें आपका इरादा बुरा नहीं होता, लेकिन आपकी लापरवाही इतनी हद से ज्यादा होती है कि परिणाम किसी धोखे जैसा ही निकल जाता है। ठीक है, इसे एक आसान उदाहरण से समझिए। कल्पना कीजिए कि आप एक कंपनी के कानूनी सलाहकार हैं। आपको पता है कि कंपनी जिस जमीन को खरीद रही है उस पर एक बड़ा कोर्ट केस चल रहा है। ठीक है भाई, आपको पता है। साधारण लापरवाही, आपने कागजात चेक किए लेकिन एक पन्ना पलटकर नहीं देखा, यह साधारण भूल हो सकती है। ठीक है, घोर लापरवाही भी, आपको साफ दिख रहा है कि जमीन के मालिक पर केस है, अखबारों में खबरें छपी हैं, कोर्ट का नोटिस लगा है, लेकिन आप यह कहकर उसे अनदेखा कर देते हैं कि मुझे तो बस डील पूरी करने से मतलब है, मैं कागजात देखूंगा ही नहीं। ठीक है, साधारण उपेक्षा, इसे आप मानवीय भूल कह सकते हैं, साधारण उपेक्षा। ठीक है, मतलब एक औसत इंसान से जो छोटी मोटी चूक हो सकती है वही क्या है भाई? साधारण उपेक्षा। कानून का नजरिया भाई, कानून इसे बहुत बड़ी बात नहीं मानता भाई। अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो गई जो किसी भी वक्त या थोड़े कम सावधान इंसान से हो सकती है तो कानून उसे परलक्षित सूचना नहीं मानता। ठीक है, इस गलती के लिए आपको बहुत बड़ी सजा नहीं मिलती। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। घोर उपेक्षा भाई, जैसे ही इसमें घोर शब्द जुड़ता है यह केवल भूल नहीं रह जाती बल्कि यह लापरवाही की हद बन जाती है। मतलब जो आपने एडस्टन बनाम विनय के वाद का उदाहरण दिया। हम बात कर रहे हैं केस था इसमें, एडस्टन बनाम विनय, तो उस केस के बारे की बात कर रहे हैं, उसका उदाहरण दिया। वहां इसका सबसे सटीक अर्थ अत्यंत उत्तेजनात्मक असावधानी बोलते हैं इसको, घोर उपेक्षा को। तो इस केस में बोला गया था अत्यंत उत्तेजनात्मक असावधानी। इसे ऐसे सोचिए, आप आग के पास बारूद लेकर खड़े हैं और आप यह कहें कि मुझे तो पता ही नहीं था कि बारूद में आग लग सकती है। यह साधारण लापरवाही नहीं बल्कि घोर उपेक्षा है। कानून इसे इतना कठोर क्यों मानता है? कानून कहता है कि जब कोई व्यक्ति इसकी मानसिक लापरवाही देखता है, कानून कहता है कि जब कोई व्यक्ति इतनी मानसिक लापरवाही दिखाता है कि वह सामने दिख रहे बड़े खतरे को भी अनदेखा कर देता है तो हम यह नहीं मान सकते कि वह वाकई अनजान था। ठीक है, उदासीनता, आप इतने लापरवाह हो गए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ा कि आपके उस काम से किसी का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। यहाँ कानून घोर उपेक्षा और जानबूझकर की गई गलती के करीब मानता है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। जांच से जानबूझकर अलग रहना भाई और घोर उपेक्षा के बीच अंतर देखते हैं। एक तो जांच से जानबूझकर अलग रहना, एक घोर उपेक्षा।
जांच से जानबूझकर अलग रहना भाई, इसका मतलब है जानबूझकर आंखें मूंद लेना भाई। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी पता करेंगे तो कोई राज खुल जाएगा जो आपके सौदे के लिए बुरा हो सकता है। ठीक है, इसीलिए आप जानबूझकर उस जानकारी को पाने की कोशिश नहीं करते। ठीक है, आपकी नीयत आपकी नीयत ही यह है कि अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा तो मैं बाद में कह सकूंगा कि मुझे पता नहीं था। कानून इसे सदाशय का अभाव मानता। ठीक है, आप धोखा देने की नीयत से अनजान बने हुए हैं, ये मानता। घोर उपेक्षा, इसका मतलब है कि बेहद गैर जिम्मेदाराना बर्ताव भाई। इसमें हो सकता है कि आपकी नीयत खराब न हो, आप किसी को धोखा नहीं देना चाहते, लेकिन आपका काम करने का तरीका इतना लापरवाह है कि कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। आपके द्वारा दिए गए ऋण और स्वतः विलेख के उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया और उसने आपके पास अपने मकान के कागजात गिरवी रखे। यह कागजात ही आपकी सुरक्षा है। अगर आप बिना पैसा वापस लिए ही वह कागज वापस उस व्यक्ति को दे देते हैं तो यह आपकी क्या है, बड़ी लापरवाही है। यहां आपकी नीयत खराब नहीं थी, शायद आप भोलेपन में दे दिए हो, लेकिन यह लापरवाही इतनी बड़ी है कि कानून इसे माफ नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। मुख्य अंतर क्या, जानबूझकर अलग रहना, यहां आपकी नीयत पर सवाल उठता है, आप जानकारी से भाग रहे हैं ताकि आप फायदा उठा सकें, यह एक तरफ की चालाकी है। घोर उपेक्षा, यहां आपकी सावधानी पर सवाल उठता है, आपकी नीयत शायद साफ हो लेकिन आपका व्यवहार इतना बेपरवाह है कि कानून आपको एक जिम्मेदार व्यक्ति मानने से इनकार कर देता है। ठीक है, तिलकधारी बनाम खेदनलाल और अहमदाबाद नगर पालिका का उदाहरण के बारे में देखते हैं। घोर उपेक्षा का कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है, यह पूरी तरह से परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं, हर केस अलग होता है। कानून यह नहीं कहता कि अगर आपने यह नहीं किया तो वह हमेशा घोर उपेक्षा ही होगा भाई। कानून कहता कि हम परिस्थितियां देखेंगे भाई। तिलकधारी बनाम खेदनलाल का उदाहरण, कोर्ट ने कहा कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं और सब रजिस्ट्रार यानी कि निबंधक के दफ्तर में जाकर रिकॉर्ड नहीं चेक किया भाई, ठीक है, तो यह आपकी घोर क्या है, उपेक्षा है। क्यों? क्योंकि जमीन की रजिस्ट्री का रिकॉर्ड देखना एक खरीदार की सबसे पहली और बुनियादी जिम्मेदारी है भाई। इसे नजरअंदाज करना कोई छोटी गलती नहीं है भाई। ठीक है भाई। पड़ोसी के कागजात, वहीं अगर आप अपनी जमीन खरीद रहे हैं तो आपको पड़ोसी की जमीन के कागजात देखने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, अगर आप वह नहीं देखते तो यह घोर उपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह आपकी जिम्मेदारी ही नहीं थी। ठीक है, तो यह बात तिलकधारी बनाम खेदनलाल के मामले में बात कही थी। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। नगर पालिका का उदाहरण, अहमदाबाद नगर पालिका बनाम हाजी अब्दुल का केस भाई। नगर पालिका के टैक्स बकाया की जांच न करना हमेशा घोर उपेक्षा नहीं माना जा सकता। ठीक है, यानी कि नगर पालिका के टैक्स बकाया की जांच न करना हमेशा घोर उपेक्षा नहीं माना जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी अभी नगर पालिका के रिकॉर्ड इतने उलझे हुए होते हैं या पुरानी व्यवस्था ऐसी होती है कि आम इंसान के लिए सब कुछ पता लगाना मुश्किल होता है। ठीक है, इसलिए कोर्ट ने कहा कि हम हर मामले में खरीदार को दोषी नहीं ठहरा सकते।
हम देखेंगे कि क्या उस खरीदार के पास वाकई जांच का साधन था, क्या उसके लिए वहां जांच करना आसान था। अगर नहीं तो वह घोर उपेक्षा नहीं है। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सरल शब्दों में निष्कर्ष, बुद्धिमानी का टेस्ट भाई। घोर उपेक्षा को समझने के लिए बस खुद से 3 सवाल पूछिए भाई। क्या यह आपकी जिम्मेदारी थी? आपने जमीन के कागजात चेक करना आपकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, जिम्मेदारी है। क्या यह इतना जरूरी था कि एक आम समझदार इंसान इसे कभी नहीं छोड़ता? रजिस्ट्री का रिकॉर्ड चेक करना। क्या आपके पास जानकारी हासिल करने का पक्का रास्ता था? अगर जवाब हाँ है और फिर भी आपने नहीं किया तो यह क्या हुई? घोर उपेक्षा। अगर जवाब ना है या स्थिति बहुत जटिल थी तो यह घोर उपेक्षा नहीं है। ठीक है, सीधी बात, कानून आपकी एकदम और परफेक्ट होने के लिए नहीं कहता, लेकिन वह आपको जिम्मेदारी और सावधान होने के लिए जरूर कहता है। घोर उपेक्षा का सिद्धांत तभी आता है जब आप अपनी सावधानी को बिल्कुल ही खत्म कर देते। क्या यह अब आपको स्पष्ट है कि क्यों अदालतें एक ही तरह के काम को एक केस में लापरवाही मान लेती हैं? ठीक है, और दूसरे में माफ कर देती हैं? यह सब परिस्थितियों का खेल है। ठीक है, तो आज जो है संपत्ति अंतरण की अधिनियम की हमने ये अगली क्लास देखी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आपको कोर्ट लाइफ में काम आएंगे, जीवन में भी आपको काम आएंगे। तो कोई भी रजिस्ट्री खरीदो, कोई भी जमीन खरीदो तो उसकी रजिस्ट्री चेक करना जरूरी है। ठीक है, आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके पक्का कर लेना चाहिए कि ये जमीन इसी की है, ये नहीं कि बेच कोई और जाए जमीन किसी और के नाम पे, तो कोर्ट ये नहीं मानेगा कि आपने गलती की है। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जहाँ तक पहुँचे अपने मित्रों तक पहुँचाएं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, धन्यवाद।